गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें की है ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और बेंटो फैक्टर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर को एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानने से पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस जो है हमारे पास वो है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि जो अपने आप होता है वो वाली प्रोसेस है इसकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, जो कि उसको प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है या सॉल्यूशन की तरफ से प्योर सॉल्वेंट की तरफ लेके आती है। दोनों साइड इसकी मूवमेंट हो सकती है और ये मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब ऑस्मोसिस जो है वह थोड़ा थोड़ा सा डिफ्यूजन से इंटर रिलेटेड है, लेकिन इससे डिफ्यूजन थोड़ा सा इससे डिफ़र करता है। तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हमारे पास टर्म आती है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो सबसे पहले जो ऑस्मोसिस है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस है उसके लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है, लेकिन डिफ्यूज़न इन डिफ्यूज़न नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। डिफ्यूज़न के केस में हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें ऑस्मोसिस में जो इसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक टाइम में एक ही साइड होता है, लेकिन डिफ्यूजन में दोनों साइड हो सकता है वो। इन डिफ्यूजन बोथ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्यूजन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, लेकिन वो अपोजिट साइड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑस्मोसिस इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस में जो है वो मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इससे अपोजिट डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द साइड ऑफ हायर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस को हम रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसमें हम इसमें एडिशनल प्रेशर को एक्स्ट्रा कर देंगे और वो करेंगे हम हायर कंसनट्रेशन वाली साइड पे। लेकिन डिफ्यूजन जो है उसको हम स्टॉप और प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज़ कॉमन इन द लिक्विड ओनली। ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन डिफ्यूजन जो है वो फ्लूइड्स दैट इज़ लिक्विड एंड गैसेज दोनों में हो सकता है। ऑस्मोसिस की एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो एक बॉइल्ड एग लेते हैं, उसको वो एक बोतल के अंदर डाल देते हैं। वो इसकी एग्जांपल होती है। जैसे कि उसको हम बॉइल्ड एग को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो सिकुड़ भी जाता है। वो प्रैक्टिकल होता है इसकी एग्जांपल। अब हमारे पास जो है टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की जो पहली डेफिनेशन है वो है द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक दैट डेवलप्स ड्यू टू ऑस्मोसिस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पीछे हमने पढ़ा था ना ऑस्मोसिस क्या होता है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम डायरेक्ट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस पॉइंट पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है। अब ऑल्सो इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू जो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है वो है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर जो हमें अप्लाई करना पड़ता है सॉल्यूशन पर, ताकि इसका ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानने से पहले हमारे पास दो लॉ आते हैं छोटे छोटे। उनमें से फर्स्ट लॉ जो है वो है दैट इज़ बेंट हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास पहला लॉ है वॉल्स बेंट हॉफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
बॉयल्स वेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डिनोटेड बाय पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब कांस्टेंट लगाएंगे तो वो हम आगे करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो है गै-लुसैक वेंट लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे वो है आर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.25 जूल्स पर केल्विन पर मोल या 2 कैलोरी पर मोल वाली वो होती है, और एक 0.0821 भी होती है। यूनिट्स का डिफर होता है, सिर्फ बाकी सेम ही है। अब पाई इज इक्वल टू आर सी टी, बट जो हमारे पास सी होता है वो n/b होता है। तो अब हम जो सी की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, सी को हम यहाँ पे n/b पुट करने जा रहे हैं। तो जब हमने सी की वैल्यू n/b यहाँ पे पुट की तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी पाई इज इक्वल टू r/T/b, और अब हम b को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पाई b इज इक्वल टू nRT। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो हमारा जो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है, जो कि है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब मास को फाइंड करने के लिए, मोलर मास को फाइंड करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, पाई बी इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन आई थी। बट जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ W गिवन मास ऑफ W अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ W। मॉलिक्यूलर मास ये नीचे वाला होता है, गिवन मास हमारे पास ऊपर वाला होता है जो हमें गिवन होता है। अब n की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, पाई बी इज इक्वल टू W अपॉन WB अपॉन MB इंटू RT। अब हमें क्या फाइंड करना है, MB, तो हम क्या करेंगे MB, बाकी इक्वेशन को हम पाई बी को हम इस साइड लेकर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे MB है तो हम उसको इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास ये है टू डाइल्यूट सॉल्यूशन विद सेम मोलर कंसंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर हैव also the same osmotic pressure, such solution are known as isotonic और isoosmotic solution। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जब दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है तो उन दोनों सोल्यूशन को आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन बोला जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर जो होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसको कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ही रेशो होता है जिसमें उसकी नॉर्मल वैल्यू को उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड करके फाइंड किया जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो हमें कई कुछ बताता है, जिससे जैसे कि इसमें हमारे पास है जब आई जो है वो इक्वल टू 1 होता है तो सॉल्यूट जो है वो नॉर्मली बिहेव करता है, और जब आई जो है हमारा 1 से ग्रेटर देन होता है, जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ये बताता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, और जब हमारा आई जो है वो लेस देन 1 होता है तो ये बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर एसोशिएट हो चुका है। अब आई की वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिफ़र करती है, तो इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद करनी है, बाकी आप फिर इसको याद कर सकते हैं। आपको क्या याद करना है, आई इज इक्वल टू n-1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, ये आपको याद करना है, आई इज इक्वल टू n-1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1। एसोसिएशन में जे हो जाएगा, और इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप n को 1/n से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास सिंपली रिलेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ से रीअरेंज करके आप इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।